टॉपिक्स के बारे में बात की है और काफी टेक्निकल चीजों के बारे में भी बात की है। लेकिन हमको अभी लगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो जीएसटी रिटर्न हर एमएसएमई ओनर हर महीने फाइल कर रहा है, वो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो एमएसएमई ओनर समझे, धंधे वाले समझे कि वो अपने रिटर्न पे क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं और इसके लिए आप उनका क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है और ये कैसे उसको इन्फॉर्मेशन को मेंटेन भी करना है, वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेसमैन को, हर जीएसटी टैक्स पेयर को ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में काफी चेंजेस भी हुए रिटर्न्स में, छोटे मोटे चेंजेस हैं लेकिन हुए हैं। तो हमको लगा कि हम जीएसटीआर 1 और 3 भी जो काफी इंपॉर्टेंट रिटर्न्स हैं उसके बारे में डिटेल से बात करें, इसके बारे में एक्सप्लेन करें और आपको समझाएं कि इस रिटर्न में क्या क्या जा रहा है, क्या क्या डेटा चाहिए होगा इस रिटर्न को फाइल करने के लिए। अभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स देखेंगे। तो तकरीबन 10 नंबर जीएसटीआर 1 से लेकर जीएसटीआर 10 तक जो रिटर्न्स है वो डिफाइन कर चुका है ऑलरेडी जीएसटी डिपार्टमेंट ने, और काउंसिल ने ये डिफाइन करके रखा है कि ये रिटर्न ये विषय के लिए है। जीएसटीआर 1 और 3 के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे डिटेल में, तो मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन इनिशियली जो लॉजिक था सरकार का, वो ये लॉजिक था कि जीएसटीआर 1 हर बिजनेसमैन को भरना पड़ेगा अपने सेल्स को दिखाने के लिए, जो भी गुड्स और सर्विसेज को बेच रहे हैं वो दिखाने के लिए जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। जो भी वो खरीदते हैं, वो खरीद के ऊपर जो जीएसटी भरते हैं उसका डिस्क्लोजर उनका सप्लायर करेगा, उनका वेंडर अपने जीएसटीआर 1 पे करेगा। वो जो डेटा सप्लायर करेगा वो आके अपने जीएसटीआर 2 में बैठेगा और वहां पे सरकार ने इनिशियली सोचा था कि वहां पे जो इनवॉइसेस नहीं आया है वो बिजनेस ओनर अपने एंड से अपलोड कर सकता है। क्या परचेज इनवॉइस आपने 10 परचेजेस किया है लेकिन 8 ही परचेज आए हैं वो जीएसटीआर 2 में, और 2 परचेजेस जो है वो जीएसटी डिटेल सब डिस्क्लोज करके अपना परचेज इनवॉइस को खुद डिक्लेयर कर सकते हैं एक बिजनेसमैन। वही आइडिया था जीएसटीआर 2 का इनिशियली। लेकिन उसके बाद वो जीएसटीआर 2 का सॉफ्टवेयर और उसका फ्रेमवर्क कुछ बना नहीं, तो अभी वो सस्पेंडेड है। और इनिशियल आइडिया ये भी था कि जीएसटीआर 1 जब बन जाएगा उसके बाद जीएसटीआर 2 बन जाएगा। 1 में तो सेल्स दिखा दिया, 2 में परचेजेस दिखा दिया। सेल्स के ऊपर जो टैक्स है वहां उसको तो भरना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा और गवर्नमेंट में जमा करना पड़ेगा। और जो परचेजेस का इनवॉइस है उस पर ऑलरेडी जीएसटी भर चुके हैं आप लोग, तो सेल्स का जीएसटी माइनस परचेज का जीएसटी को माइनस करके जो नेट फिगर आता है वो जीएसटीआर 3 में डिस्क्लोज करके टैक्स को भरना है। वही इनिशियल आइडिया था। लेकिन जीएसटीआर 2 और 3 अभी तो सस्पेंडेड है और वो आएगा भी नहीं। अभी जीएसटीआर 1 जो है वो ऐसे का ऐसे है। अभी जीएसटीआर 2 के जगह पे जीएसटीआर 2A और 2B आया है, और 2A और 2B के बारे में काफी विस्तार से हम लोगों ने एक आईटीसी वेबिनार में कुछ महीने पहले डिस्कस भी किया था, और आप हमारे यूट्यूब पेज में जाके वो वेबिनार देख भी सकते हैं। जीएसटीआर 3 के जगह जो है जीएसटीआर 3B आ चुका है, जो एक समरी रिटर्न है। जीएसटीआर 3B में हम सिर्फ समरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये महीने में हम लोगों ने कितना सेल्स किया, उसके ऊपर कितना टैक्स लागू है, हम लोगों ने कितना परचेजेस किया, उसके ऊपर हम लोगों ने कितना टैक्स भरा है, और जो आउटपुट माइनस इनपुट है उसको हम लोगों को गवर्नमेंट में जमा करना पड़ेगा। वो दिखा के उसके ऊपर जो भी लेट फी आएगा फॉर डिलेड फाइलिंग या जो इंटरेस्ट आएगा वो डिले पेमेंट के लिए, वो भर के हमको रिटर्न फाइल करना है। वो एक समरी रिटर्न है जो जीएसटीआर 3B में अभी हम लोग हर महीने कर भी रहे हैं। जीएसटीआर 4 जो है वो कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए। कॉम्पोजिशन डीलर्स वो है जिनका टर्नओवर जो है, सालाना टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए, वो एक क्राइटेरिया है। और दूसरा, उनका जो भी धंधा है एक ही स्टेट के अंदर होना चाहिए और वो ट्रेडर्स होने चाहिए। ऐसे लोगों को कॉम्पोजिशन करके एक स्कीम है जहां पे उनको इनवॉइस वाइज डिटेल्स मेंटेन करना जरूरी नहीं है, वो स्ट्रेट अवे जाके अपने सेल्स के ऊपर एक परसेंटेज कैलकुलेट करके टैक्स भर सकते हैं। ऐसे कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए जीएसटीआर 4 बना है। और नेक्स्ट रिटर्न जो है जीएसटीआर 5 है, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स। ये काफी डिस्कशन होता है नॉन रेजिडेंट के बारे में, इनकम टैक्स में भी होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में भी होता है। जो भी टैक्स पेयर है जो इंडिया में नहीं है या उनका बिजनेस इंडिया से बाहर है, उनको नॉन रेजिडेंट्स बोलते हैं। और ऐसे लोगों को अगर इंडिया में जीएसटी भरना है, किसी कारणवश भरना है या बिजनेस मॉडल के वजह से भरना है, उनको जीएसटीआर 5 करके एक एडिशनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 5A जो है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस। आजकल के धंधे में, सर्विस सेक्टर में मोस्टली काफी सारा जो इंफॉर्मेशन आता है वो एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंटरनेट से, ऑनलाइन पोर्टल से जो आता है, और उसका एक डेटाबेस जो बैठता है वो इंडिया में भी बैठता है, इंडिया के बाहर भी बैठता है।
और जब हम लोग ऐसे सर्विसेज को यूज करते हैं, उनको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज बोलते हैं, या शॉर्ट में ओइडार सर्विसेज करके बोलते हैं उसको। वहां पे जो जो ट्रांजैक्शन होते हैं और वो धंधे में जो ये ओइडार में जो धंधे कर रहे हैं, उनको एक जीएसटीआर 5A करके एक एडिशनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 6 जो है वो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो भी हेड ऑफिस होता है, हर ब्रांच ऑफिस का जो एक्सपेंसेस होता है वो सब मिला के एक ही इनवॉइस हेड ऑफिस लेगा। लेकिन वो पूरा धंधा तो हेड ऑफिस ने किया नहीं है, धंधा तो ब्रांच ने किया है, लेकिन इनवॉइस हेड ऑफिस ने लिया है। तो ऐसे केसेस में हेड ऑफिस को अपने ब्रांचेस में ये इनपुट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने का एक फैसिलिटी है गवर्नमेंट में और जीएसटी में। तो वो डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं उसके लिए जीएसटीआर 6 करके एक रिटर्न भरना पड़ेगा। जीएसटीआर 7 जो है टीडीएस टीसीएस रिटर्न्स के लिए है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसके ऊपर भी हम लोगों ने एक डिटेल्ड वेबिनार किया है और हमारे यूट्यूब पेज में जो है आप जाके उसको रेफर भी कर सकते हैं बाद में। जीएसटीआर 8 जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसे जो भी लोग हैं उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं, और ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को एक एडिशनल रिटर्न जीएसटीआर 8 करके भरना पड़ेगा। जीएसटीआर 9 और 9C जो है अभी आने वाला है, दिसंबर में ड्यू डेट है उसका। जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न है, जो बेसिकली एक साल का पूरा समरी बना के एक रिटर्न फाइल करने का एक फैसिलिटी है, और ये मैंडेटरी है जिनके धंधा 2 करोड़ के ऊपर है, जिनके सेल्स 2 करोड़ के ऊपर है, उनके लिए एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है। जीएसटीआर 9 मैंडेटरी है, उनको भरना ही पड़ेगा। जिनका सेल्स 2 करोड़ के अंदर है, 2 करोड़ के अंदर जिनका टर्नओवर है, उनके लिए ये रिटर्न वॉलंटरी है, आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपको किसी साल में जो भी डेटा था वो गलत था, उसको करेक्ट करने का एक मौका है जो वो एनुअल रिटर्न में मिल जाता है, वो करने के लिए आप कर भी सकते हैं। लेकिन ये 2 करोड़ के ऊपर जो है उनके लिए मैंडेटरी है, उनको करना ही पड़ेगा। 2 करोड़ से कम जिनका टर्नओवर है उनके लिए वॉलंटरी है। जीएसटीआर 9C एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये जिनका भी सेल्स 5 करोड़ के ऊपर है साल में, उनके लिए ये मैंडेटरी है, उनके लिए लागू है। और उनको अपने जो भी बुक्स ऑडिट किया होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट किया होगा, उसका रिकंसिलिएशन जीएसटी के एनुअल रिटर्न से करना पड़ेगा, और वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम लोग जीएसटीआर 9C में फाइल करते हैं। जीएसटीआर 10 जो है उसको हम लोग फाइनल रिटर्न बोलते हैं। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करोगे, धंधा बंद होने के बाद जब आप अपना रिटर्न सरेंडर, अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करोगे, तो सरेंडर करने के बाद एक फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जहां पे जो भी बचा हुआ लायबिलिटी है, जो भी बचा हुआ क्रेडिट है, वो सबको क्लेम करके बैलेंस जो भी भरना है वो भर के अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन को क्लोज करने का जो लास्ट रिटर्न है, आखिरी रिटर्न है, उसको हम लोग जीएसटीआर 10 बोलते हैं। आज हम लोग 1 और 3B के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमको लगा कि आप सब लोगों को बता दें कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये नंबर्स तो आपको आप देख ही रहे होंगे, जीएसटी पोर्टल पे देखोगे या पेपर्स में, न्यूज में, मीडिया में देखोगे। ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि ये रिटर्न क्या है, जीएसटीआर 1 to 10 जो है, ईच नंबर का जो रिटर्न है वो क्या है, वो समझाने के लिए हम लोगों ने ये एडिशनल आज ये डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ रिटर्न। बट हम लोग अभी डिटेल में जीएसटीआर 1 और 3B के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 ये रिटर्न है जो हर जीएसटी टैक्स पेयर को अपने सेल्स के लिए भरना है। जब भी आप एक महीने में अपना सर्विसेज या गुड्स को बेचते हो, तो उसका एक इनवॉइस वाइज डिटेल होता है, हर इनवॉइस में कितना बेचा है, क्या बेचा है, किस रेट पे बेचा है, तो वो हम लोग ये जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करते हैं हर महीने। इसको इसलिए जीएसटीआर 1 है एक रिटर्न ऑन आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल्स के ऊपर जो रिटर्न है वो है जीएसटीआर 1। इसको कब भरना है? अभी टैक्स पेयर्स में 2 कैटेगरी के टैक्स पेयर्स होते हैं, एक जो क्वार्टरली फाइलर है और एक जो मंथली फाइलर है। क्वार्टरली फाइलर्स, जब भी आपका सेल्स 5 करोड़ से कम है, तो ऐसे टैक्स पेयर्स को एक ऑप्शन है कि वो अपना फाइलिंग क्वार्टरली, मंथली नहीं लेकिन एक क्वार्टर में एक बार करें। मतलब अप्रैल टू जून फर्स्ट क्वार्टर के लिए एक रिटर्न, जुलाई टू सितंबर दूसरे क्वार्टर के लिए एक रिटर्न, अक्टूबर से दिसंबर लेके थर्ड क्वार्टर के लिए एक रिटर्न, और जैन टू मार्च चौथा क्वार्टर के लिए एक रिटर्न। तो वो है क्वार्टरली फाइलर्स। तो उनके लिए जो ड्यू डेट है, क्वार्टर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट इमीडिएटली मंथ आता है उसके 13वीं तारीख के अंदर, मतलब सितंबर के जो क्वार्टर है वो 13 अक्टूबर था ड्यू डेट जीएसटीआर 1 के लिए, क्वार्टरली फाइलर्स के लिए। अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर होगा उसका ड्यू डेट होगा 13 जनवरी। सो क्वार्टर खत्म होने के बाद जो मंथ आता है उसके 13वें दिन के अंदर ये रिटर्न फाइल करना है क्वार्टरली फाइलर्स के लिए। मंथली फाइलर के लिए जो है
उनका ड्यू डेट है 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब अक्टूबर के लिए 11th नवंबर, नवंबर के लिए 11th दिसंबर, दिसंबर के लिए 11th जनवरी, ऐसे जाएगा ये इसका ड्यू डेट। और किसको भरना है? जो भी टैक्स पेयर है जो कॉम्पोजिशन नहीं है, नॉन कॉम्पोजिशन जो है, मतलब रेगुलर टैक्स पेयर जो भी है, उनको ये सब जीएसटीआर 1 भरना पड़ेगा, हर महीने या हर क्वार्टर इसको भरना पड़ेगा। तो ये जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर धंधे को हर महीने ये सब रेडी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब पता चले कि ये डेटा नहीं है या दूसरा डेटा कुछ मिसिंग है। तो सब डेटा को रेडी रख के फाइल करने से आपका टाइम भी सेव हो जाता है, और आप ये भी इंश्योर कर सकते हो कि आप सही डेटा फीड भी करें। तो ये सब रजिस्टर्स और ये सब डिटेल्स रेडी रखना फाइलिंग के पहले बहुत ही जरूरी है। तो ये क्या क्या डिटेल्स है? पहला है जो सेल्स रजिस्टर। ये जीएसटीआर 1 सेल्स के लिए रिटर्न है, तो सेल्स रजिस्टर अपने अकाउंट से या जो भी आपका बुक्स ऑफ अकाउंट हो, टैली हो, क्विक बुक्स हो, जोहो हो, या जो भी प्लेटफॉर्म हो आपका, एक्सेल हो, वहां से सेल्स रजिस्टर निकालना पड़ेगा। वो सेल्स रिटर्न में क्या क्या डिटेल चाहिए हमको? B2B सेल, मतलब एक जीएसटी टैक्स पेयर ने दूसरे जीएसटी टैक्स पेयर को बेचा है, बिजनेस टू बिजनेस सेल के लिए वो कस्टमर का जीएसटी नंबर, इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का डेट, अगर ये गुड सप्लाई है तो कितना क्वांटिटी सप्लाई किया है आपने, इसका HSN क्या है? HSN मतलब जो कोड्स आते हैं 01 to 98 गुड्स के लिए, 99 सीरीज से जो स्टार्ट होता है वो सर्विसेज के लिए है। ये एक 8 डिजिट कोड है। उसमें अगर आपका टर्नओवर सेल्स 1.5 करोड़ से कम है तो आपको 4 डिजिट दिखाना पड़ेगा, अगर 5 करोड़ तक है तो 6 डिजिट दिखाना पड़ेगा। ये एक रूल है, मतलब वो HSN का एक टेबल है, स्टैंडर्ड टेबल है जो आपका रेट भी डिटरमाइन करता है। तो वो HSN आपने इनवॉइस पे कोट करना अभी मैंडेटरी है, ये बहुत ही जरूरी है अपने इनवॉइस पे कोट करना। उसके बाद है जो टैक्सेबल वैल्यू, कितने कितने वैल्यू का आपने सेल किया है उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। और उसके ऊपर जो टैक्स लागू है तो उसका ब्रेकअप, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है और आईजीएसटी कितना है, ये सब इनवॉइस में मेंशन करना चाहिए, और इसका डिटेल रेडी भी रखना चाहिए जीएसटीआर 1 फाइलिंग के पहले। ऐसे ही B2C सेल, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, जो आप जीएसटी बिजनेस एक कंज्यूमर को बेचेंगे जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उनके लिए आपको ये डिटेल्स, सारे डिटेल्स सेम ही है, लेकिन जीएसटी नंबर नहीं होगा कस्टमर का। तो जीएसटी नंबर के प्लेस पे आपको स्टेट ऑफ सप्लाई, आप किस स्टेट में ये ट्रांजैक्शन को ये सेल्स किया है, किस स्टेट में किया है। अगर आप कर्नाटका से महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो कर्नाटका का जो स्टेट ऑफ सप्लाई होगा वो महाराष्ट्र होगा, तो वो आपको ये B2C सेल में मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने एक्सपोर्ट्स किया है, इंडिया के बाहर अगर गुड्स या सर्विसेज बेचा है, तो उसका भी डिटेल्स रखना जरूरी है। और लास्ट जो डिटेल रिक्वायर्ड है वो एक क्रेडिट और डेबिट नोट, मतलब अगर कोई भी महीने आपका सेल्स रिटर्न है, आपने बेचा है और गुड्स वापस आ गए, उसका सेल्स रिटर्न के लिए जो क्रेडिट नोट बना है उसको रेडी रखना जरूरी है। और डेबिट नोट, अगर सेल इनवॉइस में कोई प्रॉब्लम था और आपने ज्यादा रिकवर करना पड़ा आपके कस्टमर से, तो वो ज्यादा रिकवर करने के लिए आप एक डेबिट नोट रेस करोगे, तो वो डेबिट नोट का डिटेल रखना भी जरूरी है रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ये जो है ये सब रेडी रखना बहुत जरूरी है महीने के, ये फाइलिंग के पहले। तो महीने खत्म होने के 5-6 दिन के अंदर अगर आप ये सब डिटेल्स रेडी रख लोगे तो बहुत आसानी से आपका जीएसटीआर 1 फाइल हो जाएगा। तो इस सेल्स रजिस्टर का डिटेल छोड़ के थोड़े एडिशनल डिटेल्स भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए। एक है जो सेल्स इनवॉइस रिवर्स चार्ज में आता है, और रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज का जो डिस्कशन था वो भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में एक वेबिनार में किया है, लेकिन बहुत आसानी से समझा देता हूँ। फॉरवर्ड चार्ज जो है, जब आप किसी को एक अपना गुड्स बेचते हो, ये प्रोसेस है कि उनसे आप जीएसटी कलेक्ट करो और उसको गवर्नमेंट में जमा करो, उसको फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। अगर एक ऐसा स्पेसिफिक सेल है या स्पेसिफिक सर्विस है जो सरकार ने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ये सेल पे ये लागू होगा, ऐसे सेल में कस्टमर आपको जीएसटी नहीं देता है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में उसको जमा करेगा, तो उसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो अगर आपका किसी भी सेल्स पे रिवर्स चार्ज लागू है तो ऐसे सेल इनवॉइसेस को सेपरेटली रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने डिस्क्लोजर में हम दिखाएंगे थोड़े लेटर स्लाइड्स में कि कहाँ इसको डिस्क्लोज करना है। लेकिन ये डिटेल काफी इंपॉर्टेंट है कि हमको पता होना चाहिए कि अपने कौन सा सेल्स इनवॉइस जो है वो रिवर्स चार्ज के अंदर है, क्योंकि इसका एक सेपरेट डिस्क्लोजर है जीएसटीआर 1। दूसरा जो एडिशनल डिटेल है वो है जो B2C इनवॉइस होता है, जो बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइस जो होते हैं,
उनका दो तरीके का इनवॉइसेस हो सकते हैं। जो 2.5 लाख के ऊपर होगा उसको हम लोग B2C लार्ज इनवॉइस बोलते हैं, और जो 2.5 लाख से अंदर है, एक इनवॉइस का वैल्यू अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो उसको लार्ज इनवॉइस बोलते हैं, और एक इनवॉइस का वैल्यू अगर 2.5 लाख से कम है तो उसको नॉर्मल B2C इनवॉइस बोलते हैं। तो ये लार्ज और नॉर्मल इनवॉइसेस को भी सेपरेटली रखना जरूरी है फाइलिंग के लिए। लास्ट जो एडिशनल डिटेल है वो शिपिंग डिटेल्स। ये ओनली फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तभी ये डिटेल चाहिए होगा। और शिपिंग डिटेल बेसिकली एक पोर्ट कोड आएगा जहां से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और उसका बिल ऑफ एंट्री एक होगा जब जो कस्टम्स डिपार्टमेंट देगा हर एक्सपोर्ट के लिए, वो बिल ऑफ एंट्री का नंबर और बिल ऑफ एंट्री का डेट चाहिए होगा रिटर्न में फाइल करने के लिए। तो ये सब डिटेल्स रेडी रखना जरूरी है रिटर्न फाइलिंग के लिए। अभी जीएसटीआर 1 में कौन से ऐसे फील्ड्स है जिसको हमको फिल करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक जो इनवॉइस पे डिपेंडेंट है उसकी कुछ फील्ड्स है, और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए अलग ही फील्ड है। इनवॉइस रिलेटेड फील्ड्स में पांच कैटेगरी है। एक है B2B इनवॉइस, हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि B2B इनवॉइस के लिए क्या क्या डिटेल्स रेडी रखना जरूरी है। तो पहला वाला है B2B इनवॉइस, सेकेंड है B2C इनवॉइस, बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइसेस, और इस यहाँ पे भी वो लार्ज इनवॉइसेस हम लोग को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था लास्ट स्लाइड में कि वो लार्ज इनवॉइसेस 2.5 लाख के ऊपर और 2.5 लाख से जो कम है उसको अलग अलग रखना बहुत ही जरूरी है। तो जो सेकेंड कैटेगरी है वो है B2C लार्ज इनवॉइस। तीसरा कैटेगरी जो है वो है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स, जो B2B है, मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। B2B जैसे हम लोगों ने सेल्स किया, क्रेडिट और डेबिट नोट भी B2B भी हो सकता है, B2C भी हो सकता है। तो B2B क्रेडिट नोट तीसरा कैटेगरी है। चौथा कैटेगरी जो है B2C क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स, और पांचवा जो है वो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है। तो ये 5 डिफरेंट फील्ड्स है इनवॉइस के रिलेटेड। ये सब डिटेल्स को आप अमेंड भी कर सकते हो। अगर कुछ गलती होगी फाइलिंग में, एक बेसिक डिटेल गलती हो गया, तो उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा अगले महीने में। तो वो करेक्ट करने के लिए अमेंडमेंट फील्ड करके है, जो हर एक कैटेगरी के लिए एक अमेंडमेंट फील्ड है। तो B2B इनवॉइसेस अगर पहला कैटेगरी है, उसका अमेंडेड भी एक दूसरा कैटेगरी है। B2C एक कैटेगरी है तो उसका अमेंडमेंट भी दूसरा कैटेगरी। तो 5 ऐसे इनवॉइस रिलेटेड फील्ड्स है, और उसके रिलेटेड 5 अमेंडमेंट रिलेटेड फील्ड्स भी है जहां पे आप अपने डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे ऐसे भी फील्ड्स हैं जो चेंज नहीं हो पाएगा। एक ऐसा एग्जांपल है, आप इनवॉइस की डेट को चेंज कर सकते हो, लेकिन वो एक ही महीने के अंदर होना चाहिए। अगर आपने ये महीने में फाइलिंग कर दिया कि 5 सितंबर का इनवॉइस है, लेकिन बाद में पता चला कि वो 5 सितंबर का नहीं है, 20 सितंबर का है, तो अगर वो एक ही महीने के अंदर डेट चेंज है तो आप वो अमेंडमेंट कर पाओगे। लेकिन अगर 5 सितंबर का जो इनवॉइस है वो आपको बाद में पता चला कि ये 5 अक्टूबर का है, तो वो अमेंडमेंट नहीं कर पाओगे आप रिटर्न पे। तो ये अमेंडमेंट्स भी रेस्ट्रिक्टेड है कि ये खाली यही फील्ड्स हम लोग अमेंड कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट पॉसिबल है। ये हर इनवॉइस को चेंज करना पॉसिबल है, और उसी को करने के लिए ये अमेंडमेंट का जो फील्ड्स है वो GSTR 1 में है। तो ये हो गया इनवॉइस रिलेटेड। इनवॉइस रिलेटेड को छोड़ के अदर इन्फॉर्मेशन के लिए भी थोड़े बहुत फील्ड्स हैं। एक है B2C अदर्स, मतलब जो भी इनवॉइसेस हैं 2.5 लाख के अंदर। 2.5 लाख के ऊपर अगर इनवॉइस है तो आपको इनवॉइस वाइज उसको दिखाना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख से कम है तो वो इनवॉइस वाइज दिखाने का जरूरत नहीं है, वो खाली समरी है। इसीलिए हम लोगों ने वो इनवॉइस रिलेटेड फील्ड में नहीं डाला है, अदर फील्ड्स में डाला है उसको। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो नील रेटेड सप्लाई है। नील रेटेड सप्लाई मतलब जो भी सप्लाईज जिनके ऊपर जीएसटी का रेट है वो कोई रेट नहीं है, वो ऐसे स्पेसिफाइड गुड्स हैं जहां पे गवर्नमेंट सरकार बोलता है कि यहाँ पे जीएसटी लागू है, लेकिन इसका रेट अभी हम लोगों ने डाला ही नहीं है, इसका कोई रेट नहीं है अभी तक। तो वो जो ऐसे सप्लाईज है उसको दिखाने के लिए ये टेबल 8 है। टेबल 11 जो है वो एडवांसेस के लिए है। एडवांस जीएसटी का जो पॉइंट ऑफ सेल हम लोग बोलते हैं, जहां पे टैक्स लागू होगा, जीएसटी लागू होगा, उसको हम लोग पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। तो अगर आपने कोई एडवांस रिसीव किया है कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए जो है महाराष्ट्र में धंधा कर रहे हैं, और उनका एक कस्टमर है गुजरात में मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सर्विसेज देने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, और उस सर्विसेज का वैल्यू था 10 लाख। लेकिन मिस्टर ए ने बोला कि मिस्टर बी को ये सर्विस देने के पहले आपको मुझे एडवांस देना पड़ेगा 5 लाख का। तो ये 5 लाख पे जीएसटी लागू है जब आप एडवांस रिसीव करते हो। तो ये एडवांसेस के ऊपर जो जीएसटी डिस्क्लोज करना है वो यहाँ पे टेबल 11 में आप कर पाओगे। तो कॉन्ट्रैक्ट सब खत्म हो गया, 5 लाख का एडवांस आ गया, मिस्टर ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया।
और उसके बाद इनवॉइस रेज कर दिया 10 लाख के लिए। अभी हम लोग को 5 लाख के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी भर चुके हैं, अभी हम लोग 10 लाख के ऊपर पूरा जीएसटी भरेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो हमको अभी 5 लाख, वो बाकी जो 5 लाख है उसी के ऊपर तो जीएसटी भरना है। तो ये 10 लाख के इनवॉइस में 5 लाख का एडवांस एडजस्ट करके बैलेंस 5 लाख के ऊपर टैक्स भरना है। ये डिस्क्लोज करने के लिए टेबल 11B है। वो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस जो है, ये ऐसे केसेस पे है जहां पे एडवांस के ऊपर जीएसटी ऑलरेडी भर चुके हैं और अभी बाकी के जो अमाउंट है उसके ऊपर जीएसटी भरना है। तो ये डिस्टिंक्शन करने के लिए ये एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस टेबल है जीएसटीआर 1। नेक्स्ट नंबर 12 जो है वो टेबल, वो HSN वाइज समरी है। तो अगर आपके धंधे में 3 ऐसे HSN कोड्स हैं जहां पे आप धंधा कर रहे हो, एक HSN कोड में जहाँ पे एक आइटम बेच रहे हो, दूसरे HSN कोड के अंदर एक दूसरा आइटम बेच रहे हो और तीसरे के ऊपर तीसरे HSN के अंदर तीसरा कुछ बेच रहे हो आप, तो वो सब HSN वाइज आपको दिखाना पड़ेगा ये टेबल में। ये HSN, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, HSN 8504 के अंदर मैंने इतना धंधा किया और उसके ऊपर इतना जीएसटी है। 8506 के अंदर इतना धंधा किया, उसके ऊपर जीएसटी इतना है। 8544 के अंदर इतना धंधा किया और उसके ऊपर इतना जीएसटी है। वो ऐसे HSN वाइज समरी दिखाने के लिए टेबल 12। टेबल 13 जो है वो डॉक्यूमेंट्स इश्यूड के लिए, मतलब अगर आपने ये महीने में 10 सेल इनवॉइस और 5 क्रेडिट नोट और 2 पेमेंट वाउचर्स इश्यू किया अपने कस्टमर्स को, तो वो ये डॉक्यूमेंट इश्यूड में आपको वो दिखाना पड़ेगा कि मैंने इस महीने में 10 सेल इनवॉइस, 5 क्रेडिट नोट और 2 पेमेंट वाउचर इश्यू किया है। वो खाली उसका सीरियल नंबर और कितना नंबर्स इश्यू किया वो दिखाना है बस। उसका स्क्रीनशॉट भी हम लोग दिखा देंगे अगले स्लाइड्स में, बट वो दिखाने के लिए जो है ये टेबल 13 जो है डॉक्यूमेंट्स इश्यूड वाला टेबल है जीएसटीआर 1। जैसे हम लोगों ने इनवॉइस रिलेटेड फील्ड में देखा था कि कुछ डेटा को आप अमेंड कर सकते हो, वैसे भी आप अदर फील्ड्स में B2C और एडवांस में भी एडजस्ट कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। और वो अमेंडमेंट करने के लिए एक अमेंडेड टेबल्स भी है एडवांसेस और B2C के अंदर। तो ये है सारे जीएसटीआर 1 के फील्ड्स। सो जो भी डेटा हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था वो सब इंफॉर्मेशन ये इतने फील्ड्स के अंदर आके बैठेगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है कि वो जो डिटेल्स हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था वो रेडी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये भरने में आपको बहुत ही आसानी से आप ये भर पाओगे जीएसटीआर 1। तो ये है जीएसटीआर 1 के जो फील्ड्स। अभी हम लोग दिखाएंगे आपको जो स्क्रीन्स, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने जो इतना ये सब डॉक्यूमेंट्स तो बताया था, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन क्यों बताया था। अभी जो B2B इनवॉइस है वहां पे आपको जीएसटीआर नंबर, जीएसटीआर कस्टमर का नंबर डालना पड़ेगा। ये डालते ही रेसिपिएंट, मतलब ये जीएसटी रजिस्टर्ड नेम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नाम आते ही आप कंफर्म कर पाओगे कि ये सही है जीएसटी या नहीं। उसके बाद आपको इनवॉइस नंबर दिखाना पड़ेगा, इनवॉइस डेट दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे काफी गलतियां होती है यूजुअली। टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स वैल्यू का टोटल है। हम लोग ये एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैंने आज 10,000 का एक गुड्स बेचा है, मैंने कुछ आइटम 10,000 के लिए बेचा है और वो 18% जीएसटी पे बेचा है मैंने, तो 10,000 के ऊपर जो जीएसटी है वो 1,800 हो गया। तो 10,000 जो है वो टैक्सेबल वैल्यू है। 10,000 जो है टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। 1,800 जो है वो टैक्स वैल्यू है, वो 18% का जो है वो टैक्स वैल्यू है। टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स वैल्यू इनवॉइस वैल्यू बनता है। मतलब अभी इनवॉइस वैल्यू है 11,800, टैक्सेबल वैल्यू है 10,000 और जीएसटी टैक्स वैल्यू है 1,800। तो ये 11,800 को यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा टोटल इनवॉइस वैल्यू के अंदर। पॉइंट ऑफ सेल जो है वो कौन सा स्टेट में आप बेच रहे हो वो दिखाने के लिए है। वो पीओएस डालते ही अपना सप्लाई टाइप सब आ जाएगा, और बाद में इसके इसके नीचे एक और टेबल आएगा जहां पे आप वो कंसर्न रेट के अंदर आप दिखा सकते हो। अगर हम हमारे एग्जाम्पल में आपको 4-5 कॉलम्स दिखाई देगा, 0%, 1.5%, 5%, 6% सब दिखाई देगा। वहां पे आपको 18% के अंदर आपको टैक्सेबल वैल्यू दिखाना पड़ेगा और टैक्स वैल्यू दिखाना पड़ेगा। तो वो इनवॉइस रेट वाइज टेबल जो है उसके नीचे आ जाएगा, तो वो डिटेल आप यहाँ पे भर पाओगे। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवर्स चार्ज सप्लाई। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो अलग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इनवॉइस पे हम लोग रिवर्स चार्ज कर रहे हैं वो इनवॉइस को अलग रखना बहुत ही जरूरी है। वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट करता है तो हमको यहाँ पे आके ये बॉक्स पे टिक करना पड़ेगा। ये सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज करके ऊपर एक बॉक्स है, वहां पे हमको आके टिक करना पड़ेगा कि ये रिवर्स चार्ज पे है ये इनवॉइस।
क्योंकि अगर रिवर्स चार्ज पे है तो इसके ऊपर जीएसटी भरने का जिम्मेदारी मेरा नहीं है, मेरे कस्टमर का है। वो दिखाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जीएसटी डिपार्टमेंट आके आपको पूछ सकता है कि आपने तो सेल दिखाया है लेकिन इसके ऊपर जीएसटी भरा ही नहीं। तो तब हम यहाँ पे दिखा पाएंगे कि ये सरकार को दिखा पाएंगे कि ये रिवर्स चार्ज का इनवॉइस है, तो इसके ऊपर मैंने नहीं, मेरा जिम्मेदारी नहीं है, मेरे कस्टमर का जिम्मेदारी है और उसने भरा है जीएसटी और मैंने नहीं भरा इसके ऊपर। तो ये दिखाने के लिए ये टेबल बहुत ही, ये चेकबॉक्स बहुत ही जरूरी है। और अगर रिवर्स चार्ज के ऊपर है आपका सप्लाई तो यहाँ पे टिक करना बहुत ही जरूरी है। तो ये है B2C लार्ज इनवॉइस। यहाँ पे भी आपको इनवॉइस लेवल पे दिखाना पड़ेगा। ये लार्ज इनवॉइसेस मतलब जिसका भी इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर है। यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ सेल दिखाना पड़ेगा जहाँ जिस डेट पे आपने बेचा है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू के अंदर जिस रेट पे लागू है वो सेल, वो दिखाना पड़ेगा आपको यहाँ। और यहाँ डालते ही आपका IGST CGST अमाउंट सब आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइस, यहाँ पे भी कुछ एडिशनल नहीं है। यहाँ पे एक ही आइटम जो एडिशनल है वो शिपिंग बिल डिटेल है। अगर आप इनवॉइस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो भी बाकी डिटेल्स हैं जो B2B में हम लोगों ने देखा, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे दो ही ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है शिपिंग डिटेल, पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, बिल ऑफ एंट्री नंबर, वो सब यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पहले स्लाइड पे देखा था कि ये सब रेडी रखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे आपको वो सब डिटेल दिखाना पड़ेगा। और विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये क्या है? एक्सपोर्ट के ऊपर तो जीएसटी लागू नहीं है, वो 0% के अंदर आता है। लेकिन अगर आपके पास एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है जो आप ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हो, अगर वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो बिना कोई पेमेंट ऑफ टैक्स के, आप 0% पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं है तो वहां पे आपको जीएसटी भरना पड़ेगा और जीएसटी भर के उसका रिफंड लेना पड़ेगा। तो यही प्रोसेस है। तो ये जीएसटी पेमेंट यहाँ पे विद पेमेंट ऑफ टैक्स या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स दिखाना पड़ेगा, बाकी सब तो डिटेल्स सेम ही है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, यहाँ पे फील्ड सब सेम ही है, लेकिन यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं आएगा। डेबिट और क्रेडिट नोट नंबर जो है वो यहाँ पे आएगा, इनवॉइस नंबर की जगह पे ये आ जाएगा। बाकी सब तो वैल्यू सेम ही है। जैसे मैंने बताया था, क्रेडिट नोट तब आएगा जब आपको सेल्स रिटर्न होगा। आपने बेचा, वो कस्टमर के साथ कोई प्रॉब्लम था कि उसको पसंद नहीं आया, क्या ये जो आइटम नहीं था वो जो चाह रहा था, तो आप उसने वापस भेज दिया आपको, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और वो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक क्रेडिट नोट रेज करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे क्रेडिट नोट रेज किया है, वो दिखाने के लिए ये टेबल GSTR 1 में दिया गया है। HSN समरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये टेबल हमारे एक्सपीरियंस से हम लोग भी देख रहे हैं कि काफी सारे टैक्स पेयर्स ये टेबल को इग्नोर करते हैं, नहीं भरते हैं इस पे डिटेल। और अगर आप नहीं भरोगे यहाँ पे तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भी भेज सकता है। और डिपार्टमेंट में अभी नोटिस भेजना स्टार्ट भी कर दिया, चालू भी कर दिया नोटिस भेजना, जिन्होंने भी HSNY समरी नहीं डाला है अपने रिटर्न्स पे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपको पता हो कि आप जो बेच रहे हैं सर्विसेज या गुड्स, उसका HSN नंबर क्या है। और उसका समरी भी मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर हम लोग 3-4 आइटम बेच रहे हैं तो हर आइटम का HSN क्या है, और हर आइटम का जो समरी है एक महीने के लिए, वो यहाँ पे HSN नंबर डाल के उसका टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल वैल्यू कितना है, टोटल टैक्स उस पर कितना है, वो सब ये टेबल पे दिखाना जरूरी है। और ये टेबल जो है अभी मैंडेटरी है, ये नहीं अगर आप नहीं भरोगे यहाँ पे तो आपको नोटिस भी आ सकता है। तो ये समझना और ये फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में बोला था कि HSN डिटेल रखना आपके पास, रेडी रखना रिटर्न फाइल करने के पहले बहुत ही जरूरी है। ये जो टेबल है डॉक्यूमेंट्स इश्यूड, यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है, ये सिंपल सा टेबल है। अगर आपने ये हम लोगों ने कुछ सैंपल डेटा डाला है यहाँ पे। अगर आपने एक महीने में मान लो कि 30 इनवॉइस रेज किया और वहां पे सीरियल नंबर, उसका स्टार्टिंग सीरियल नंबर है 1 और एंडिंग सीरियल नंबर है 30, तो आपको ये स्टार्टिंग सीरियल नंबर, एंडिंग सीरियल नंबर दिखाना पड़ेगा। कितना इनवॉइसेस आपने रेज किया वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और अगर किसी इनवॉइस को कैंसिल किया है आपने, वो भी यहाँ पे दिखा के, ये नेट इश्यूड वाला दिखा के इसको सेव करना पड़ेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब डिपार्टमेंट रिकंसाइल कर सकता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स में 30 इनवॉइस दिखाए लेकिन आपने GSTR 1 में फाइल खाली 15 ही किया है, वो रिकंसाइल करने के लिए ये डिपार्टमेंट यूज करेगा। तो ये टेबल सही से भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया GSTR 1। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ सेल्स का डिस्क्लोजर किया है।
पूरा सेल्स का जो भी है डिटेल, इनवॉइस लेवल डिटेल, एक्सपोर्ट का, B2B का, B2C का, सब डिटेल्स में पूरा इनवॉइस लेवल पे हम लोगों ने GSTR 1 में डिस्क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्लोज भी किया है, और हर जीएसटी टैक्स पेयर जो है उनका पूरा डिटेल, ये GSTR सेल्स का पूरा डिटेल GSTR 1 में अभी तक भर रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर बिजनेस ओनर ये GSTR 1 को ठीक से भरे, क्योंकि यहीं से आपका लायबिलिटी निकलता है कि आपको कितना टैक्स भरना है। अगर ये GSTR 1 गलत हो गया तो आपका टैक्स लायबिलिटी में गड़बड़ हो सकता है। तो ये GSTR 1 ठीक से भरना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग अपने दूसरे रिटर्न पे आते हैं, GSTR 3B। 3B एक ऐसा रिटर्न है जो समरी रिटर्न है खाली। ये समरी रिटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये डिटरमाइन होता है कि आपको इस महीने में कितना GST जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पोर्टल पे। तो ये जो है सेल्स माइनस परचेज के ऊपर जितना भी GST आता है वो भरने के लिए ये रिटर्न फाइल करते हैं हम लोग। ये कब करना पड़ेगा आपको? अगर आप क्वार्टरली फाइलर है तो आपको 22nd 24th स्पेशल स्टेट्स है, उनका डिफाइंड है कि ये स्पेशल स्टेट्स के लिए 24th डेट है, लेकिन हम 22nd को ही मान के चलते हैं। क्वार्टर एंड होने के बाद जो अगले महीने आता है उसके 22nd के अंदर आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मतलब जो अभी सितंबर क्वार्टर जो एंड हुआ है, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो आपका ड्यू डेट 2 दिन के बाद है, सैटरडे को आपका ड्यू डेट है सितंबर क्वार्टर का। अगर आप मंथली फाइलर हो तो आपका ड्यू डेट है 20 तारीख, मतलब आज। सितंबर का ड्यू डेट है आज, अक्टूबर का होगा 20 नवंबर को, नवंबर का होगा 20 दिसंबर को, और ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो इसका ड्यू डेट है 20 अगर आप मंथली फाइलर हो, और 22nd आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर फॉर क्वार्टरली फाइलर्स। ये किन किन को भरना पड़ेगा? जिनके लिए भी GSTR 1 लागू है उनके लिए 3B भी लागू है। वो एक सिंपल सा लॉजिक है। तो GSTR 3B फाइल करने के लिए आपको क्या क्या डिटेल रखना पड़ेगा? सेल रजिस्टर तो ऐसे ही रहेगा इन डिटेल, बिकॉज GSTR 1 फाइल करते समय आप लोगों ने पूरा सेल्स रजिस्टर बनाया होगा और रेडी भी रखा होगा। उसके ऊपर आपको परचेज रजिस्टर भी रेडी रखना पड़ेगा। परचेज रजिस्टर जो भी गुड्स और सर्विसेज आपने खरीदा है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट रजिस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये इनपुट टैक्स रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो डिटेल में दे देगा कि आपको ITC कितना है और आप कितना क्लेम कर सकते हो यहाँ पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। और इसके ऊपर आपको ये भी मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर आपने रिवर्स चार्ज के अंदर कोई टैक्स भरा है तो वो क्यों भरा है और कितना भरा है, वो रेडी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट्स किया है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कोई सेल्स किया है, उसका भी डिटेल अलग से रेडी रखना बहुत जरूरी है। और लास्ट वाला जो है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है GSTR 3B के लिए, रिकंसिलिएशन। ये ITC रजिस्टर जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से निकलेगा, टैली, क्विक बुक जो हो, जहां पे भी वो निकलेगा, उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा GSTR 2A और 2B के साथ। क्योंकि GST डिपार्टमेंट बोलता है कि जो भी क्रेडिट आपका GSTR 2B में दिखता है वही आप क्लेम कर पाओगे। तो वो रिकंसिलिएशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये रिकंसिलिएशन को कैसे करना है, आप आसानी से इसको कैसे कर सकते हो, ये भी हम लोगों ने ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो वेबिनार था वहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसके ऊपर जो भी डिटेल चाहिए होगा, आप हमारे यूट्यूब पेज में जो है वो वेबिनार आप देख सकते हो इसका। अभी GSTR 1 और 3B फाइलिंग के बीच कुछ टाइम है। GSTR 1 का जो है 11 तारीख को है, GSTR 3B 20 तारीख को है। ये टाइम के दौरान आपको अगर पता चल गया कि आपका जो सेल्स था वो गलत था, हम लोगों ने एक इनवॉइस मिस कर दिया, वहां पे हमारे इनवॉइसेस 10 इनवॉइसेस थे लेकिन 9 ही इनवॉइस हम लोगों ने GSTR 1 में डाल दिया, एक इनवॉइस मिस हो गया। इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसका रिकंसिलिएशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा और GSTR 3B में उसको ठीक से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगले जो GSTR 1 है, नेक्स्ट महीने का जो GSTR 1 है, वहां पे आप ये मिस्ड इनवॉइस को डिस्क्लोज कर सकते हो। लेकिन GSTR 1 और 3B में जो डिफरेंस आ जाएगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो रिकंसिलिएशन रेडी रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सरकार इमीडिएटली रिटर्न फाइल करने के बाद आपको पूछ सकता है कि आपका GSTR 1 में अलग सेल है और GSTR 3B में अलग सेल है। तो उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए आपके पास एक रिकंसिलिएशन होना चाहिए। तो अगर आपका सेल्स में कुछ चेंज है, GSTR 3B फाइल करने के पहले अगर आपका कुछ सेल्स में चेंज है, तो उसके लिए एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मेंटेन करना भी बहुत ही जरूरी है। तो ये GSTR 3B में कौन से फील्ड्स हैं? यहाँ पे 3 तरीके की फील्ड्स हैं, एक सेल्स के लिए, एक परचेस के लिए और एक फाइनल टैक्स पेमेंट के लिए। और सेल्स में कुछ कैटेगरीज हैं। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, मतलब
नॉर्मल सेल्स जो है जिसके ऊपर कोई स्पेशल रेट नहीं है, 18% का 12% का जो भी रेट्स है वो अप्लाई होगा, वो नॉर्मल सेल्स होगा, उसको हम लोग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में डिस्क्लोज करेंगे। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को डिस्क्लोज करने के लिए एक अलग सा टेबल बना गया है जीएसटी 3B के अंदर। तीसरा टेबल जो है वो निल रेटेड और एग्जेम्प्ट, अगर वो उसके ऊपर जीएसटी लागू ही नहीं है, ऐसे सेल्स को दिखाने के लिए अदर आउटवर्ड सप्लाईज का टेबल दिया गया है। नेक्स्ट वाला जो टेबल है वो है रिवर्स चार्ज का टेबल। हम लोगों ने जीएसटीआर 1 में देखा था कि अगर आप बेच रहे हो किसी को और वो रिवर्स चार्ज पे भर रहा है तो वो सेल्स का रिवर्स चार्ज हो गया। लेकिन आपका सप्लायर जो है, जहां से आप खरीद रहे हो, सप्लायर बोलता है कि इस ट्रांजैक्शन पर रिवर्स चार्ज लागू है, तो हमको जीएसटी उसके ऊपर भरना पड़ेगा। हम लोग यूजुअली क्या करेंगे, अपने सप्लायर को पैसा देंगे और सप्लायर जीएसटी को डिपार्टमेंट को भरेगा, लेकिन रिवर्स चार्ज में सप्लायर नहीं भरेगा, हम लोग को डायरेक्टली भरना पड़ेगा। ऐसे सप्लाईज को इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी और रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो वो डिस्क्लोज करने के लिए ये टेबल दिया गया है। जो नेक्स्ट टेबल है वो नॉन जीएसटी सप्लाई है, मतलब जिसके ऊपर जीएसटी एक्ट ही लागू नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोल। पेट्रोल जीएसटी एक्ट से बाहर ही है, उसको नॉन जीएसटी सप्लाई बोलते हैं। वो डिस्क्लोज करने के लिए भी एक टेबल दिया गया है। और लास्ट वाला जो टेबल है अभी रिसेंटली 5 अक्टूबर 2022 से जो ऐड किया गया है, उसको ई कॉमर्स सप्लाई वाला टेबल बोलते हैं। और वहां पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो सब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, और जो प्लेटफॉर्म्स पे जो भी एमएसएमईज या जो भी टैक्स पेयर्स वो प्लेटफॉर्म पे जो अपने गुड्स को बेच रहे हैं, उनको ई कॉमर्स सेलर्स बोलते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर्स और सेलर्स को अपना डिटेल्स, सेल्स डिटेल्स यहाँ पे ये डिटेल्स ऑफ ई कॉमर्स सप्लाई में भरना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट के टेबल पे अलग टाइप्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे या इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे, जो आप देश से बाहर से खरीद रहे हो उसके लिए। इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज, सेल के ऊपर ये आउटवर्ड सप्लाईज में जो हम लोगों ने चौथा दिखाया था इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज, वो हम लोग को भरना पड़ेगा गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट में जमा करना पड़ेगा, लेकिन उसका इनपुट क्रेडिट भी आपको अगले महीने में मिल जाएगा। तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट 1 महीने में भरना पड़ेगा, अगले महीने में आप उसका इनपुट ले सकते हैं। तो वो दिखाने के लिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर भी एक टेबल दिया गया है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले ही स्लाइड में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो वो सप्लाईज दिखाने के लिए भी एक टेबल दिया गया है। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी नहीं है, इनवर्ट सप्लाई रिवर्स चार्ज भी नहीं है और आईएसडी भी नहीं है, बाकी जो भी है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो दिखाने के लिए एक रेसिडुअल टेबल, एक बैलेंस टेबल दिया गया है, उसको ऑल अदर आईटीसी टेबल बोलते हैं। तो ये अगर आईटीसी किसी महीने आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, लेकिन उसको किसी कारणवश एक्ट के किसी सेक्शन के अंदर आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा, वो रिवर्सल दिखाने के लिए भी एक अलग सा टेबल दिया गया है, जो हम लोग एक अगले स्लाइड में देखेंगे वो क्या है। और फाइनल आउटवर्ड सप्लाई और इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों दिखाने के बाद जो बैलेंस टैक्स आएगा उसको हम लोग टैक्स पेमेंट फील्ड में हमको दिखाना पड़ेगा, और उसके ऊपर अगर टैक्स भरने में कोई डिले है, देरी है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लागू होगा, वो दिखाने के लिए एक अलग टेबल है। और लेट फी, अगर हम लोग रिटर्न ड्यू डेट के बाद भर रहे हैं तो उसके ऊपर लेट फी लागू है, तो वो भी दिखाने के लिए टैक्स पेमेंट वाला टेबल है। तो आउटवर्ड सप्लाई तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये हम लोगों ने पूरा 5 कैटेगरी डिस्कस किया है पिछले स्लाइड में, तो उसका डिटेल दिखाने के लिए ये टेबल दिया गया है, और यहाँ पे हम लोग अपना टैक्सेबल वैल्यू कितना है और टैक्स कितना है उसके ऊपर ये डिस्क्लोज करने के लिए ये टेबल दिया गया है। ये ई कॉमर्स वाला टेबल यही जो नया है 5 अक्टूबर से जो लागू हुआ है, ये पहला क्लॉज जो है, टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये लोग सब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, तो उनको ये टेबल फर्स्ट वाला टेबल में दिखाना पड़ेगा कितना सेल है और कितना टैक्स है उसके ऊपर। जो लोग ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना गुड्स बेच रहे हैं, उनके लिए टेबल, दूसरा टेबल दिया गया है। वहां पे वो उनका टैक्सेबल वैल्यू जो है, जितना धंधा किया ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, वो डिटेल यहाँ पे ये टेबल में दिखाना पड़ेगा ई कॉमर्स सेलर्स को। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और सेलर्स दोनों के लिए अलग टेबल दिया गया है, और वो अकॉर्डिंगली भरना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जो हम लोगों ने पहले टेबल देखा था आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, यहाँ पे ए 3.1 ए जो है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, यहाँ से, और ई कॉमर्स के फर्स्ट टेबल जो है यहाँ से, अगर ऐसे सप्लाईज है जो स्टेट के बाहर दिया गया है और अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर या कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को दिया गया है, वो सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये खाली डिस्क्लोजर ही है,
ये टैक्स कैलकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा इस टेबल का। ये खाली ये दिखाने के लिए कि जो भी सेल मैंने किया था इस महीने में, उस सेल में मैंने ऐसे कुछ भी सेल्स किया है जो स्टेट के बाहर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है, वो दिखाने के लिए ये टेबल दिया गया है। लेकिन इसका टैक्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये खाली डिस्क्लोजर वाला टेबल है। यही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है जीएसटीआर 3B में, क्योंकि सेल तो आपने ऐसे ही रिकंसाइल कर दिया होगा जीएसटीआर 1 के टाइम पे, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट ही काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया था कि अलग अलग से आईटीसी डिस्क्लोज करने के लिए टेबल दिया गया है। कि आईटीसी रिवर्सल क्या है? आईटीसी रिवर्सल ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस है जो डिपार्टमेंट में बोला है कि ये ऐसे सर्कमस्टांस में आपको जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ। बेस्ट एग्जांपल है कि आईटीसी क्लेम करने के लिए अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 10,000 का माल खरीद लिया था, उसके ऊपर 18% का जीएसटी लागू है। तो मिस्टर ए जब ये पेमेंट करेंगे मिस्टर बी को, तो इनपुट क्रेडिट मिस्टर ए ले सकता है। लेकिन अगर 6 महीने तक मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसा ही नहीं दिया इसके ऊपर, तो मिस्टर ए को ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और ऐसे टाइम तक रिवर्स करना पड़ेगा जब तक मिस्टर ए मिस्टर बी को पूरा पैसा ना दे। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अप्रैल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी से आइटम खरीद लिया था और मिस्टर ए ने आईटीसी क्लेम कर दिया अप्रैल के मंथ में। अक्टूबर तक मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसा ही नहीं दिया, तो अक्टूबर के मंथ के रिटर्न में मिस्टर ए को या इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। और इसके बाद दिसंबर में मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में बातचीत सब हो गया, डिसीजन सब हो गया, और मिस्टर ए ने डिसाइड कर लिया कि मिस्टर बी को पैसा देना है। तो दिसंबर में मिस्टर ए ने पैसा दे दिया। जब पैसा देते हैं तो ये आईटीसी जो रिवर्स किया था उसको वापस मिस्टर ए क्लेम कर सकते हैं। तो वो वापस क्लेम करने के लिए आईटीसी रिक्लेम्ड करके जो है वो टेबल दिया गया है, टेबल डी के अंदर, D1 के अंदर जो आईटीसी रिक्लेम्ड बोलते हैं, वहां पे मिस्टर ए यहाँ पे दिखा सकता है। तो ये दिखाने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का ये पूरा डिटेल्ड टेबल दिया गया है। और यहाँ पे जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिकंसिलिएशन है, उसके बाद जो भी नेट फिगर आएगा वो यहाँ पे जीएसटीआर 3B में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये दो टेबल भरने के बाद टैक्स पेमेंट का टेबल जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे सब टैक्स पेयर को खाली वेरीफाई करना है कि सब डिटेल ठीक से आया है नहीं आया है। वो वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट करोगे तो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स पेमेंट करने के बाद आप ओटीपी से या डिजिटल सिग्नेचर से ये रिटर्न को फाइल कर पाओगे। तो अभी हम लोगों ने काफी डिस्कस किया कि जीएसटीआर 1 और 3B के बारे में, लेकिन ये सब करने के लिए, मैन्युअली करने के लिए काफी कठिनाइयां हो सकती है, क्योंकि अभी बिजनेस का जो वॉल्यूम है वो भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। आप सब लोगों का धंधा बढ़ते ही जाएगा। तो अगर धंधा बढ़ते ही जाएगा तो ये सब मैन्युअली करके करने में काफी टाइम लगेगा। तो हम लोग ये स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज करें जहां पे आप खाली अपना सेल्स रजिस्टर अकाउंट से लेके अपलोड कर दें और आपका परचेज रजिस्टर अकाउंट से लेके अपलोड कर दें, और जो भी रिकंसिलिएशन होगा या जो भी कैलकुलेशन होगा वो एक सिस्टम ही करे। क्योंकि वो सिस्टम में दो एडवांटेजेस होंगे। एक है कि टाइम काफी बच जाता है, मैन्युअली करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरा जो रिस्क है वो गलती करने का जो रिस्क है वो अवॉइड हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग गलतियां कर देंगे जीएसटीआर 1 और 3B के फाइलिंग पे, तो डिपार्टमेंट तो नोटिस भेज सकता है कि डेटा का मैच नहीं हो रहा है, तो टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा या कम भरना पड़ेगा। वो एक नोटिस आने का जो रिस्क है वो ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करके अवॉइड हो सकता है, क्योंकि गलतियां नहीं होगा आपके डेटा में और आपके जीएसटीआर 1 और 3B अच्छे से फाइल होगा और पक्के से फाइल हो जाएगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं केवाईएस यूज करने के लिए। तो अगर किसी का क्वेश्चंस या कुछ डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं वो डाउट्स। अगर नहीं है तो या अगर आपको बाद में कुछ डाउट आएगा तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आप एक हमको हाई करके मैसेज कर दें और हम हमारे कस्टमर सक्सेस टीम जो है वो आपको कॉल करके आपका क्वेश्चन लेंगे और हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। और जल्दी हम लोग आपका डाउट क्लियर भी कर देंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है हम लोग अभी ले सकते हैं, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज भी पाओगे अपना क्वेरी।